Assalamualaikum. Good morning. Subha Good morning, bakhair. everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. Another important day of the very important week that we are all going through. कल अलविदाई खिताब किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, बहुत सारी बातें की जिन पे हम डिस्कशन भी करेंगे। कुछ तारीख के झरोकों में भी उन्होंने झांक कर हक़ाइक़ कौम को बताने की कोशिश की, लेकिन क्या हक़ाइक़ वैसे ही हैं जैसी उन्होंने बताने की कोशिश की, या फिर बहुत कुछ है जिसको सरफ़ नज़र कर गए और सिलेक्टिव चीज़ें बता गए। इसके अलावा आज उन्होंने अपनी स्पीच में ये सिलेक्टिव और ये इम्पोर्टेड और इस किस्म की चीज़ों का भी जिक्र किया है। सो लेट्स नॉट यूज़ दोज वर्ड्स बिकॉज बड़ी, क्योंकि आपको कहते हैं ना सिलेक्टेड ना सिलेक्टेड ना इम्पोर्टेड, अब सिर्फ इलेक्टेड। बिल्कुल, तो लिहाजा वो खुद कह गए हैं, वो खुद कह दिया है उन्होंने, तो अब हमें ऐसे वर्ड से इज्तनाब करना चाहिए। चलिए जी, एक बात तो है, हम इन तमाम बातों पे बड़ी तवील बहस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की है, लेकिन एक बात जो आम है और हाल और मुस्तक़बिल की बात करें कि उन्होंने कहा जी फरवरी में हमने सब ने सोच विचार के बाद तय किया कि अब फ़ौज का इदारा न्यूट्रल रहेगा, ए पोलिटिकल रहेगा, अपनी आइनी हुदूद में काम करेगा, लेकिन एप्रीहेंशंस अभी भी लोगों की हैं। जो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो कहते हैं हम तो दहाइयों से ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद हम इस मरतबा भी अच्छे की रखेंगे और ये दुआ करेंगे कि वाकई अगर ये तय हो गया है तो आवर पॉलिटिशियंस ऑल्सो कम टू टर्म्स विद इट। और वो आदतन मजबूर भी तो है ना कि जब कुछ होता है, छुई मुई का पौधा नहीं होता कि पहुंच जाते हैं और फिर शिकायतें लगाते हैं और फिर मदद मांगते हैं, ये कहते हैं कि हमें क्यों निकाला या हमें क्यों नहीं बचाया। सो वो आदत कैसे छूटेगी, ये भी एक चैलेंज होगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अब अगर आर्म्ड फोर्सेस को एक साइड पे रख भी दिया जाए तो उनकी भी बड़ी उम्मीदें लगी होती हैं। अब जैसे कि अभी नई तैनाती के इंतज़ार में सारे जो हैं, ऑब्वियसली एक तो पूरा मुल्क ही वो इतनी पोलिटिसाइज हो चुकी है चीज़, इतनी बात हो चुकी है उस पर कि इंतज़ार में बैठे हैं और बहुत से फैसले भी इंतज़ार में बैठे हैं कि जब तक नया नाम नहीं आएगा, नया आर्मी चीफ नहीं आएगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो कि आज लगता है आपको आज नाम डिसाइड हो ही जाएगा। जी, नाम तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन कल बड़ी खौफनाक एक इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने कहा जी उन्होंने प्रेसिडेंट साहब से मिलकर तय किया है कि वो आईन और कानून के अंदर रहते हुए खेलेंगे। एक लास्ट खेलना हमें उनका याद है साइफर से खेलना, जिसको पाकिस्तान को जिसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी थी हमारे फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे, हमारे आलमी बरादरी से ताल्लुकात, पर्टिकुलरली अमेरिका और फॉरेन पॉलिसी से मुताल्लिक। अब अगर वो दोबारा ये कह रहे हैं कि हम खेलेंगे इस पे, तो खुदा खैर करे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिससे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से रिलेटेड डायरेक्ट हैं मुल्की सलामती के मामलात, मुल्की सिक्योरिटी के मामलात। और कल भारत की तरफ से जो एक गीदड़ भपकी दी गई है, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बयान दें कि हम अब इस मामले पर आइन के दायरे में रहते हुए खेलेंगे। Actually, I think what rubs us the wrong way is the term खेलना, क्योंकि जब आप खेलने की बात करते हैं ना तो फिर आपको पता होता है कि खेलना तो बाय द बुक बाय द रूल भी नहीं हो। अच्छा जी, अभी आपको पता है ना इस्लामाबाद में तैयारी है और बड़ा अहम इजलास, काबीना का बड़ा अहम इजलास। अब पता नहीं इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास भी इससे पहले हुआ है नहीं हुआ, लेकिन काबीना का अहम इजलास तो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद से हम अपडेट्स भी लेंगे और वज़रा पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसमें एक भारी भरकम हमारी वफाकी हुकूमत की, चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है, काबीना है। अब लेट्स सी ये इजलास होता है कल। बड़ा वैसे इस इजलास के लिए बहुत से सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं वो हो चुका है, बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो पहुंच भी चुके हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी 9 बजे का टाइम था ना, दिखा सकते हैं तो साथ, क्योंकि बड़ी ऑब्वियसली एज वो वन वुड एक्सपेक्ट बड़ी हैवी सिक्योरिटी भी थी और बड़े इंतज़ार भी है कि अंदर एक्चुअली क्या डिस्कशन हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग टू आर, चलें जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज बताइएगा, बड़ी भारी भरकम काबीना है, आपको पता ही है, कोई मिसिंग भी है या सभी पहुंचे हैं इस इजलास के लिए? बिल्कुल, एक कहते हैं ना जैसे वो क्रिकेट मैच होता है, सनी डे, आपको वेलकम करता हूँ इस्लामाबाद से। और बिल्कुल तमाम लोग पहुंच चुके हैं, भारी भरकम काबीना इस वक्त पहुंच चुकी है और इजलास भी शुरू हो चुका है। बड़ा अहम इजलास है, यक एजेंडा और खुसूसी इजलास है, अपनी नौइयत का एक अहम इजलास इसको आप कह सकते हैं। और क्योंकि इसमें आज बहुत अहम फ़ैसला होना है, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक
बहरानी सी कैफियत आप इसको कह लें, क्योंकि होनी तो नहीं चाहिए लेकिन बदकिस्मती से किसी ने कुछ सियासी लोगों ने या आम लोगों ने भी शायद इसको अब बना दिया है। एक रूटीन का काम था जो कि अब बड़ा मुश्किल होता लोगों को नज़र आ रहा था, लेकिन अब आज इस सिचुएशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर आ जाएगी, क्योंकि अब काबीना ने कल जो कल शाम गुजरी है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। कल पूरा दिन बड़ा इम्पोर्टेंट रहा और फिर अब जो सुबह का 9 बजे का वक्त था, टाइमली सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। काबीना ने अब इसको टेक ओवर कर लिया है और अब इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। ज़राए से हमारी भी बात हुई है, तो इस वक्त जहां मैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़ा हूं, तो मेरे बिल्कुल पीछे अकब में इस वक्त वो कार्रवाई जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, कार्रवाई में कल तो हमने देखा अयाज के इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडरान का इजलास हुआ, जिसमें किसी ने नाम नहीं पूछा और सब ने बस एतमाद का इजहार कर दिया। तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे काबीना के इजलास के बाद या एटलीस्ट काबीना के इजलास में अपने वफाकी वज़रा को ये नाम बताया जाएगा या 2 नाम बताए जाएंगे कि हाँ जी ये 2 लोग हैं? अब्दुल्ला, देखिए कल भी जो हमारी मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका ये कहना था कि हमें वो नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने लीडर बनाया हुआ है, वज़ीर आज़म बना लिया है, तो फिर हमें उन पे एतमाद करना चाहिए और ये उनका इस्तेकाक है। वो जिसको भी बनाना चाहते हैं, अगर हम उनसे पूछे आप किसको बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, तो फिर उनको हमें अपना लीडर बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर अगर हमने अपनी इनपुट देनी थी, हमने उनको ये ज़रूर कहा है कि आपका ये इस्तेकाक है, आपका ये कानूनी राइट है, आप वज़ीर आज़म है, तो आप इसको एक्सरसाइज करें। मुझे नहीं लगता कि आज भी काबीना के इजलास में कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो नाम आम सामने आएंगे। उसको हो सकता है कि क्योंकि इतनी बड़ी काबीना है, इतनी वसी काबीना है कि फिर अगर उसकी सीक्रेसी आउट होगी तो फिर ये बड़ा आगे बड़े मसाइल बन सकते हैं, कि मुझे नहीं लगता। आज ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा प्रेसिडेंसी, क्या इम्कान नज़र आ रहा है आपको? अब्दुल्ला, नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये बेसिकली थोड़ा सा अगर मैं आपको मरासला होगा, समरी होगी, जो भी कह लीजिए इसको। जी, ये इनिशिएट हुआ था GHQ से, 6 नाम थे। उसके बाद GHQ ने इसको भेजा वजारत दिफा को, वजारत दिफा ने समरी को भेजा वज़ीर आज़म हाउस को, वज़ीर आज़म हाउस या ऑफिस जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं, तो वहाँ से ये समरी जो है वज़ीर आज़म ने अपनी मशावरत या अपने जहाँ से उन्होंने बेहतर समझा या अपने इस्तेकाक इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जो मशावरत की और अपनी जो उन्होंने 2 नाम मंजूर किए हैं, अगर अपने माइंड में उन्होंने किए हैं, तो अब उसको फाइनली पुट किया है काबीना के इजलास में। अब काबीना से इसकी बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी ली जाती है, वो ओपन हो या क्लोज़ हो। ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है कि वो ये भी कह सकते हैं कि इस लिफाफे या इसके अंदर जो मैंने 2 नाम अप्रूव किए हैं, क्या आप मुझ पर एतमाद करते हुए इसकी मंजूरी देते हैं? जैसे कि माजी में भी एक बड़ा स्कैंडल है, आपको पता है 190 जी 50 अरब रुपए का, 190 मिलियन पाउंड का। जी शहजाद अकबर ने जो कागज तो ये हो सकता है कि उसी था। तरीके से इसकी तो हो सकता है कि वज़ीर आज़म इसमें ये कहे कि ये मेरे पास ये अप्रूवल है, ये 2 नाम है जिसका मैंने इस्तेकाक, तो आप क्या पूरी काबीना जगह, क्योंकि इस काबीना में जितने भी रुकन बैठे हैं इनके तमाम सरबराहान ने रात को वज़ीर आज़म पे एतमाद कर दिया है, तो ये एक फॉर्मली मैं कहता हूँ कि क्योंकि कानूनी एक तकाजा है उसको पूरा करते हुए आज ये मीटिंग हो रही है। तो हो सकता है कि एक बंद लिफाफे के अंदर या वो समरी जो है वो क्लोज ही रहे और वज़ीर आज़म से पूछे कि जो मैंने 2 नाम अप्रूव किए हैं, क्या आप लोग इस पर एतमाद करते हैं, तो उसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ले और फिर ये समरी जाएगी प्रेसिडेंसी सदर पाकिस्तान के पास मंजूरी के बाद। अब सदर पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो अब उसको कानूनी तौर पर 15 दिन और उसके बाद फिर वापस भेजें, उसमें अगर कोई हिच निकालते हैं तो मजीद 10 दिन, 25 दिन के पास उनके पास इख्तियार है कानूनी तौर पर। लेकिन क्योंकि इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह चुके हैं, आर्टिकल 243 ये तय है कि सदर साहब के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी मुतज़ाद राय सामने आ रही थी कि एक राय ये थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन PTI वाले कह रहे हैं कि उनके पास एक ऑप्शन है कि वो रिव्यू के लिए वापस भेज सकें। बिल्कुल जी, उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है, सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी समरी को, इस किस्म की समरी को वो एक तो 15 दिन डिले कर सकते हैं और 15वें दिन वो कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के ये वापस भिजवा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसके अंदर अगर कोई रद्दोबदल समझती है, अगर नहीं भी तो उसी समरी को वो दोबारा अगर भेजते हैं तो 10 दिन मजीद जो है वो सदर पाकिस्तान उसको होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो 25 दिन के बाद नाफिजुल अमल होगा। उसके बाद फिर उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, सदर पाकिस्तान उसको मंजूर करे या ना करे, वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये वो कानूनी है, लेकिन क्योंकि इससे पहले तो देखते हैं कि सदर साहब ने फैसला किया है कि वो दूध में मेंगनियां डालते हैं या नहीं डालते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर, थैंक यू। और हम आपसे पूछते रहेंगे फिर अगले घंटे में दोबारा। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपने जरूर ये इतने दूध में मेंगनियां डलवानी थी।
नहीं, मैंने तो नहीं फैसला किया, ये तो नहीं, सदर साहब प्रॉब्ली ये इस करेंगे। वक्त मुहावरा यूज़ करने का तो फैसला आप ही का था ना। खैर एनीवे, लेट अस ब्रिंग यू अप टू स्पीड कि एक्चुअली कल क्या हुआ था, और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल अपना दिल खोलकर अवाम के सामने रख दिया, और किसी आर्मी चीफ की जानिब से सियासी मामलात पर ऐसे खुला अलविदाई खिताब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई वुड से सुना गया। बाज़ लोग आने वाली सियासी हालात को नए आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ रहे थे। आर्मी चीफ ने ये गलत फहमी भी दूर कर दी और साफ कहा फौज सियासत से दूर रहने का फैसला कर चुकी है। पक्का वादा करें। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी सियासी रहनुमा का नाम लिए बगैर साफ साफ कहा कि जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में बेचैनी की फजा पैदा की गई। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो और फौज खामोश बैठी रहे। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। और साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि फौजी क़यादत के बारे में इंतहाई नामुनासिब अल्फाज कहे गए और फौज कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। अच्छा जी, गलतियों का एतराफ़ करके आगे बढ़ने की बात भी की, सुनिए क्या कहा। फौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियां भी अपने रवैये पर नजरसानी करेंगी और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलें सर, 70 साल से ज़ायद लग गए फौज को इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि अपना कतारसिस अब शुरू करें, तो अच्छा, साथ ही मेरा ख्याल है हम सब्र का मुजाहरा करते हुए सियासी जमातों को भी थोड़ा टाइम देंगे। सियासी पार्टियों को भी बाय द वे मशवरा दिया गया और मशवरा ये दिया गया कि वो एक दूसरे को तस्लीम करना सीखें और इसी में मुल्क का मफाद है। ट्रू। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीटीवी पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। आर्मी चीफ ने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि मुल्क की क़यादत सियासी रहनुमाओं ने ही करनी है जो जमहूरी निज़ाम के लिए सर्टनली नेक शुगून है। इस बात को जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। अप्रीहेंशंस होंगी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, अब ये उम्मीद की किरण नज़र आ रही है और फ़ौज का किरदार गैर सियासी रहेगा। अब हमारे सियासतदानों को चाहिए कि बार बार उस दरवाजे की तरफ देखना या उस दरवाजे पे जाकर दस्तक देना छोड़ दें एंड कम टू टर्म्स। जिसे कहते हैं ना, हमारे सियासतदानों के मुंह को भी लहू लगा हुआ है, सो वो आदत इनकी छुटने में भी टाइम लगेगा। एक नया रोल है सारों के लिए, तो Exactly. उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें और मतलब उनको ये सबसे पहले तो रियलाइजेशन होगी कि ठीक है जी, अब हमारी मदद को कोई नहीं आ रहा। बहुत सारे सियासतदान हैं, आपको पता ही है, जिनकी डोरियां कहाँ से हिलती थी। खैर, नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने 6 सीनियर फौजी अफसरान के नाम मौजूद हैं। अब वज़ीर आज़म का इख्तियार है। काबीना का इजलास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अब काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद फिर ये असम्बली वापस सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी और लेट्स सी कि सदर मुमलिकत फिर क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी उस मामले को लेकर भी एप्रीहेंशंस का इजहार किया जा रहा है।
अच्छा जी, इस पे ज़रा हम तज्जिया भी लेंगे क्योंकि बहुत सी बातें हो गई और जिस पे वी हैव टू सी कि आगे क्या होने वाला है। मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, आपने भी कल का सुना है, बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड जो फेयरवेल स्पीच थी वो आर्मी चीफ ने दी है। तो जनरल बाजवा ने सियासतदानों से बहुत सी शिकायत की उसमें, लेकिन एक तरह से ये एतराज़ भी किया, एतराफ़ भी किया कि फ़ौज का सियासत में किरदार था, अब था, पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो फिर आखिर पिछले साल फरवरी मार्च में ऐसा क्या हुआ था कि फ़ौज ने अपनी 75 साला पॉलिसी बदल कर गैर सियासी होने का फैसला कर दिया? देखिए, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पिछले साल फरवरी में कुछ जो इमरान खान की काबीना के वज़रा थे उन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा के पास जाके तो अपने ही वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ शिकायतें लगानी शुरू कर दी। इस सिलसिले में एक फ़ेमस मीटिंग जो है, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड हलकों में बड़ी फेमस है, ज़ाहिर है वो मीडिया में नहीं आई, 7 फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं, जिनमें के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आजकल इमरान खान साहब के बड़े आगे पीछे नज़र आते हैं, ये गए और इन्होंने जाके आर्मी चीफ से अपने ही प्राइम मिनिस्टर की शिकायत लगाई। इसके अलावा गवर्नेंस के बड़े इशू थे और जब भी हुकूमत ने कोई बिल मंजूर करवाना होता था तो अपनी ही पार्टी के जो MNAs हैं वो इनके काबू नहीं आते थे, तो वो अपने MNAs और सेनेटर्स को काबू करने के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते थे और ख़ास तौर पे ISI पे बड़ा प्रेशर डालते थे। और अब सूरत हाल ये बन गई थी कि एक तरफ PTI के मिनिस्टर्स जो हैं वो जाके आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर की शिकायत लगा रहे हैं और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आर्मी चीफ से कह रहे हैं जी कि फ़लाँ बिल मंजूर नहीं हो रहा, उस बिल के लिए मेरे MNAs काबू नहीं आ रहे, मेरी हेल्प करें। और इस तरह की डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो गई थी कि आर्मी चीफ को ये लगा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अब आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ फ़ौज के जो मुख्तलिफ ज़ैली इदारे हैं वहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी के लोग लाना चाहते हैं। तो इसलिए फिर फ़ौज ने देखा कि हम बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ हो रहे हैं। उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो भी बड़ी तनकीद कर रही थी, तो एक फ़ीडबैक भी आ रहा था नीचे से, तनकीद भी बहुत हो रही थी। तो फ़ौज ने फिर ये सोचा कि हमें सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए और इस पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो उसमें एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा बड़ी तफसीली बहस हुई और फाइनली फिर जब इस पर एक इत्तफाक़ राय हो गया तो फैसला किया गया कि फ़ौज को सियासत से दूर हो जाना चाहिए। एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है मीर साहब कि उनका आखिरी तजर्बा इतना नाकाम था कि उसने ना कुछ अब नहीं कर सकते नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि वो बात भी है ना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, एप्रीहेंशंस हैं, सियासतदान तो अब दोबारा कितनी दफ़ा उस दर पर जाकर दस्तक देते हैं ये तो पता लग जाएगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किस तरह साबित कर सकती है कि अब वो गैर सियासी हो गए हैं, अब सर्टनली कमान भी तब्दील होगी। सो क्या ये फैसला जो इससे पहले भी सुन चुके हैं हम, हतमी है कि अब सियासत में अमल दखल नहीं होगा इस्टेब्लिशमेंट का? देखें, इसके लिए 2-3 इंडिकेटर्स हैं। जो बाजवा साहब ने कल GHQ में अपने अलविदाई खिताब में कहा वो बड़ा खुश आइंद है कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और अपने अमल से साबित करेगी कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। तो इंडिकेटर्स हैं 2-3। नंबर 1 सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो मीडिया और सिविल सोसाइटी है इस पर जो एक प्रेशर आता है वो पिछले दौर में भी था, इमरान खान के दौर में भी था, वो इस दौर में भी नज़र आ रहा है। ये प्रेशर जो है ये गायब होने की ज़रूरत है, इसको गायब होना चाहिए। और अगर ये कहीं और से प्रेशर है तो फिर ये बताया जाना चाहिए कि ये प्रेशर कहाँ से आता है। दूसरी बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, यानी कि जबरी गुमशुदगियाँ, ये मसला हल होना चाहिए। अब तो पार्लियामेंट ने बिल मंजूर कर दिया है, पिछले महीने बिल मंजूर हो गया है, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। तो बिल आ गया है कि अब जबरी गुमशुदगी जो है उसको जुर्म तस्वर किया जाएगा। तो उसके बाद भी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं तो ये बंद होनी चाहिए। तो ये एक इंडिकेटर होगा कि जो फ़ौज है वाकई वो मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। और 2 इंडिकेटर और हैं, और वो ये हैं कि जो मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी है, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से तमाम फ़ैसले जो हैं वो पार्लियामेंट में होने चाहिए। फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसको अथॉरिटी होनी चाहिए, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का मामला है, कश्मीर का मामला है। तो इन मामलात पर जब ये नज़र आएगा कि पार्लियामेंट में बहस हो रही है तो फिर ये इंडिकेशन हमें लगेगी
हमें यकीन आ जाएगा कि फ़ौज जो है वो अब पीछे बैठ के डिसीजन मेकिंग नहीं कर रही। लेट्स सी क्या होता है, तो पता लग ही अच्छा, दिस जाएगा। रिमेन्स टू बी सीन। मीर साहब, अब बात करते हैं नए चीफ की तकर्रुरी की, जिस पर मुसलसल सियासत करने वाले खान साहब जो हैं वो हमें लगा था पिछले 2-3 दिनों से बड़े रिस्ट्रेंट नज़र आ रहे थे, लेकिन शायद वो हमारी खुशफहमी थी क्योंकि कल फिर वो मेरिट की बात कर रहे थे और यहाँ तक जाहिर कर दिया कि सदर अलवी उनकी मर्जी से ही नोटिफिकेशन पर दस्तखत करेंगे। खेलेंगे। बिल्कुल, वर्ड जो चूज़ किए वो भी बड़े अजीब किस्म के ही थे। तो ऐसा अगर हुआ तो सदर मुमलिकत क्या एक बहुत ख़तरनाक हालात की तरफ नहीं ले जाएंगे और फिर उनका अपना क्या रोल रह जाएगा? मेरी इस मामले पर राय जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो जब कोई कहता है कि मेरिट पे होनी चाहिए तो उसका मकसद सिर्फ सीनियरिटी होनी चाहिए। और अगर आप किसी सीनियर अफसर की अपॉइंटमेंट पर आइन के अंदर रह के आप कोई गड़बड़ करते हैं या कोई आप नया खेल खेलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस मामले पे ज़्यादा बहस नहीं करता, ना ही करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप आइन के अंदर रह के बहुत से मामलात पे अगर गड़बड़ करना चाहें तो आप बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि ये एक सेंसिटिव इशू है, इस पर GHQ ने अगर नाम भेज दिए हैं और उन GHQ के भेजे हुए नामों में से अगर किसी नाम पर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना इत्तफाक करती है तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब को उसमें गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो फिर गड़बड़ करेंगे तो कल को फिर आइन के अंदर रह के हुकूमत, वज़ीर आज़म और कैबिनेट आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकती है और वो गैर आइनी नहीं होगी, वो भी आइनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। लेट्स सी दैट, आई होप कि बेटर सेंस वुड प्रिवेल और सदर मुमलिकत साहब अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये मामला निपटा देंगे। ये आपकी जो होप है ना वो बेटर सेंस प्रिवेलिंग जो कि कुछ सालों से चल रही है वो होता है। अब आप ज़रा अदब से बात कीजिएगा मेरे से, इस ब्रेक में करनी चाहिए। लेकिन आपने अब वैसी शायरी अगर फेंकी तो कोई अदब नहीं होगा। लेकिन एनीवे, हम आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बताएं कि आप कमिंग वीकेंड पे क्या कर सकते हैं। तो अगर आप कराची में हैं तो यू आर इन फॉर अ ट्रीट, क्योंकि आवाम की जानिब से ज़बरदस्त पज़राई के बाद सालाना चौथा अदब फेस्टिवल 26 और 27 नवंबर को फ्रेयर हॉल कराची में होगा। एक तो मुझे वेन्यू भी बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो आपको एक तो अदब की बात हो रही हो जिस तरह वेन्यू के पूरे नंबर, क्योंकि आपका वैसे ही दिल चाहता है कि आप वहाँ जाएं और वहाँ कुछ वक्त गुजारें। एक तो सरसब्ज़ और शादाब लॉन भी हैं उसके इर्द गिर्द, फिर मौसम भी अच्छा हो गया है और अच्छी अच्छी बातें भी हों तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। तो जल्दी से हम आपको थोड़ा सा स्केड्यूल बता देते हैं और फिर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फेस्टिवल का आगाज़ जो है वो सुबह 11:30 बजे से होगा जो कि रात 9 बजे तक जारी रहेगा। और अदब फेस्टिवल की डेट्स तो बता दें। डेट्स है ना, 26 और 27 which is a Saturday and a Sunday, सुबह 11 से रात 9 बजे तक। अच्छा जी, इसमें बहुत कुछ होगा तो हम डायरेक्ट टू आवर गेस्ट चले जाते हैं। अदब फेस्टिवल की बानी और डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर लाइटस्टोन पब्लिशर्स अमीना सैयद हमारे साथ है। अमीना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज़ द 4th एडिशन अदब फेस्टिवल का। इसमें हम क्या मुख्तलिफ देखेंगे? इसमें बहुत आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। पहली बात तो यह है कि हमने इसको सिर्फ डिस्कशन या बातों पे महदूद नहीं रखा है। हमने इसमें म्यूज़िक भी डाला है, ड्रामा भी डाला है, ड्रामेटिक रीडिंग्स भी डाली हैं। तो अक्सर सेशन में ये नहीं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, वो तो खैर बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू होगी, लेकिन साथ साथ कुछ ड्रामेटिक रीडिंग्स भी होंगी, कुछ हम क्लिप्स भी दिखा देंगे, कुछ म्यूज़िक भी हो जाएगा। तो हम ये सब समझिए कंबाइन कर रहे हैं, आर्ट एंड ऑफ कोर्स लिटरेचर। अच्छा, पिछले 2-3 जो एडिशन सारे हुए हैं, आपको लगता है कि आवाम की एज सच इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है और ज़्यादा नंबर्स में आ रहे हैं और वेन्यू भी इस बार आपने बड़ा ही अट्रैक्टिव रखा है, तो दिस इज़ टू अट्रैक्ट पीपल टू कम, या फिर वो सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका था? शुरू हो चुका है, हम उसको आगे ले जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तेज़ी से आगे जाए। हम इसमें जो हमारा मकसद ये है कि हम जो पब्लिक स्पेसेस होती हैं उनको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कम्युनिटी स्पेस, पब्लिक स्पेस, ये फेस्टिवल समझिए कि हमारे पब्लिक के लिए है, कराची के लिए है। कराची ओन्स दिस फेस्टिवल और हम चाह रहे हैं कि इन्हीं फेस्टिवल्स के ज़रिए एक ऑडियंस डेवलपमेंट हो कि हर जगह से लोग आएँ, उनमें दिलचस्पी पैदा हो। और वो क्यों आएंगे? अगर उनकी कम्युनिटी और उनकी सोसाइटी को हम नुमाइंदगी देंगे, वहाँ से हम राइटर्स लाएंगे और
स्पीकर्स लाएंगे, परफॉर्मर्स लाएंगे। मसलन लियारी से हमारे काफ़ी लोग आ रहे हैं, हर ज़बान की यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। टॉकिंग ऑफ राइटर्स एंड परफॉर्मर्स एंड पोएट्स, कुछ ऐसे नाम हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक इनके इंडिविजुअल फ़ैन फॉलोइंग भी होती है। जी जी बिल्कुल। सो वो लोग उनके पर्टिकुलर सेशंस अटेंड करने के लिए भी आना चाहते हैं। सो कुछ बताइए किन मौज़ूआत पर कौन कौन लोग बात कर रहे हैं? जी, ज़हरा निगाह साहिबा बात कर रही हैं 3 सेशंस में। वंडरफुल। आरफा सैयदा ज़हरा लाहौर से आ रही हैं, किशोर नाहिद, इफ्तिखार आरिफ और सैयद काशिफ रज़ा भी आ रहे हैं। एतज़ाज़ एहसन बड़े अरसे बाद। जी वो आ रहे हैं तो लेकिन ये तो खैर बड़े बड़े नाम, जो फौजिया सईद आ रही हैं इस्लामाबाद से, जी डॉक्टर फौजिया। ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन हम ये प्लेटफॉर्म उन लोगों को भी दे रहे हैं जो इमर्जिंग लोग हैं, राइट, जो नए अदीब हैं और राइटर्स हैं और परफॉर्मर्स हैं ख़ास तौर पे। तो ये वाकई ये एक ऐसी फेस्टिवल है जिसमें आपको कोई ना कोई जो आपकी चीज़ दिलचस्पी की है वो आपको बहुत भरपूर तरीके से मिलेगी। परफॉर्मेंसेस भी जैसे आपने कहा है होंगी। अच्छा, इस फेस्टिवल का इस साल का मौजू है मौसमियाती बहरान। यकीनन हमने तो जो सिचुएशन जो हाल पाकिस्तान में देखा है अनप्रेसिडेंटेड बारिशों का, जी उसकी वजह से ऑब्वियसली मौजू भी ये रखा है। तो इसके हवाले से कोई स्पेशल चीज़ भी हो रही है टू ड्रॉ अटेंशन टू इट? जी जी बिल्कुल। एक हमने इसके साथ साथ हम सबने एक आर्ट एग्जीबिशन रखा है गैलरी सादिक़ैन में, जो फ्रे हॉल के फर्स्ट फ्लोर पे है। जी जी। वहाँ फौजिया मिनल्लाह हैं, वो आर्टिस्ट हैं, इस्लामाबाद से आई हैं। उन्होंने एक 100 फुट का एक आर्ट इंस्टॉलेशन बनाया है जो वो इस्लामाबाद से लेकर आई हैं। और वो समझिए पूरा 100 फुट का जो इंस्टॉलेशन है वो वेस्ट मटेरियल से बना है। और वो ये दिखा रही हैं कि आर्ट जो है वो वेस्ट मटेरियल से भी बन सकता है। और साथ साथ उसका डिस्प्ले करेंगी, लेकिन वहाँ हम ऑडियंस ख़ास तौर पे बच्चे और असातिज़ा उनको वो बताएंगी किस तरह आप आर्ट क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप के रिसाइकल्ड और वेस्ट मटेरियल से। और साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट शरी रहमान है, फेडरल मिनिस्टर, क्योंकि अभी वो शर्मल शेख से आई हैं, वहाँ उन्होंने बहुत काम किया है, बिल्कुल उसके बारे में हम सबको बताएंगी। मसूद लोहार क्लिफ्टन फॉरेस्ट जो है अर्बन फॉरेस्ट, उसके बारे में बताएंगे। उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब भी आएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है इसमें क्लिफ्टन। बेशक, ज़बरदस्त। एक दफ़ा फिर हम अपने देखने वालों को बता दें कि इस वीकेंड 26 और 27 सैटरडे संडे को आप अदब फेस्टिवल, and this is anybody can come obviously. It's free and open to the public. It's free and open to the public. तो अगर आपको इतने ज़बरदस्त शोरा, अदीब, राइटर्स देखने सुनने को मिलेंगे, so मतलब you cannot get a better chance. And of course there is going to be music as well. वो डालना बहुत ज़रूरी है जो कि आपने मेंशन किया था। जी, और तारिक अलेक्जेंडर कैसर बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन करेंगे मैंग्रोव्स के बारे में कराची। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो मतलब बेसिकली आपको जो भी फ्लेवर चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा इन 2 दिनों में। बल्कि मैं कहता हूँ शाम से रात तक औकात आप वहाँ टाइम गुजार सकते हैं। थैंक यू अमीना जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंतहाई अहम वफाकी काबीना का इजलास जारी है जिसमें आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक, नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक मुशावरत होनी है। वफाकी काबीना से मंजूरी भी गालिबन ली जाएगी और फिर ये समरी सदर मुमलिकत को भेज दी जाएगी। अपडेट है हुमा आपके पास? जी बिल्कुल। एक तो ऑब्वियसली आपने बता ही दिया है कि काबीना का ये जो इजलास है ये अभी जारी है और साथ ही इजलास से तमाम सरकारी ऑफिशियल्स को बाहर भिजवा दिया गया है, जो कि कहा जा रहा है एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी होती है। साथ ही आपको बता दें कि इजलास में अफवाज पाकिस्तान में अहम तकरीरियों पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। इस पर बातचीत चल रही है, डिस्कशंस चल रही हैं और काबीना इजलास में सिर्फ वफाकी वुज़रा और मेंबरान जो हैं वो शरीक हैं। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा पर्सन जो कि वहाँ हो। ये इस डर से कि खबर जो है या ये नाम जो है वो लीक ना हो जाएं। अभी अयाज अकबर से पूछ लेते हैं। अयाज बताइए, काफ़ी अब टाइम हो गया है, कब तक ये मामलात कंक्लूड हो जाएंगे? अयाज आवाज़ आ रही है? राब्ता है, फोन करिए। अच्छा, अयाज का मेरा ख्याल है अभी तो हमसे गप्पे मार रहे थे ब्रेक में, ये अभी इनका फोन कट गया। अयाज ही दे रहे थे, अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको याद दिला दें कि इस वक्त एज वी स्पीक क्या हो रहा है जी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास जो है वो जारी है और इजलास से तमाम सरकारी ऑफिशल्स को बाहर भिजवा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इजलास में अफवाज पाकिस्तान में अहम तकरीरियों पर मुशावरत शुरू हो चुकी है और काबीना इजलास में सिर्फ
वफाकी वज़रा और मेंबरान शरीक हैं। 0 आवर होता है, आपको पता है, इसमें जब बड़े अहम मामला डिस्कस करने होते हैं तो इसको कहते हैं 0 आवर। और इसमें फिर जो ऑफिशल्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। सियासतदान आपस में बैठ के मुशावरत करते हैं, बाहमी मशवरों का सिलसिला चलता है। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली अगर कभी कोई खबर लीक होती है ना तो ये सियासतदानों की तरफ से ही होती है। नहीं, जब सारों को बाहर निकाल रहे हैं, सब कुछ इतना वो ऑब्वियसली टाइटली कंट्रोल्ड है और फिर भी खबर आ रही है, तो इट्स नो रॉकेट साइंस कि वो खबर कहाँ से आ रही है। सरकारी अफसरान तो शायद डर के मारे ना करते हों। ये अच्छा, खुद ही वी कर आर देते जस्ट हैं। हम जरा आगे बात को ले गए हैं। अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा, काफ़ी देर हो गई है, ये मुशावरत चल रही है, कब तक ये सेशन कंक्लूड होने का बताया जा रहा है और अभी क्या लेटेस्ट है आपके पास? देखिए अब्दुल्ला, आज जैसे कि आपको पता है कि बड़ा अहम इजलास था काबीना का, और आज यकाती एजेंडा जिसको आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से और साथ साथ जो एक और अहम तैनाती होने से हवाले से आज ये इजलास तलब किया गया था। ये इजलास जब शुरू हुआ तो इसमें रूटीन के मुताबिक जो है, एक तो क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर सईद तौकीर शाह साहब की वालदा का इंतकाल हुआ था, उनके लिए दुआ की गई, कुछ शोहदा के लिए दुआएं की गई, और फिर जो शीरी रहमान की जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से शर्म शेख में उनकी कोई जो कारकर्दगी थी उस हवाले से उनको सराहा गया। ये जब तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद तमाम सरकारी ऑफिशल्स को वहाँ से काबीना के इजलास से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि जो अहम चीज़ डिस्कस होनी थी उसके ऊपर फोकस किया गया। और ज़राए का ये बताना है कि वो तमाम चीज़ें डिस्कस हुई और वो डिस्कस ये हुई कि जो नाम हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं हुए, और तमाम काबीना के अरकान ने ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब, हमें आप पे एतमाद है, जो आप फैसला करते हैं ये आपका इस्तेकाक है, और जो आपने नाम फाइनल किए हुए हैं या करेंगे, हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं और हम उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स करते हैं, और काबीना की मुकम्मल सपोर्ट आपको हासिल है। लिहाजा उस हवाले से मुकम्मल काबीना की जो है हिमायत वज़ीर आज़म साहब को जो है वो दे दी गई है। उस हवाले से ज़राए ने बताया कि किसी किस्म के कोई नाम डिस्कस नहीं हुए, चले नाम तो डिस्कस नहीं हुए, लेकिन स्ट्रैटेजीज तो डिस्कस हुई होंगी, 2 नाम वज़ीर आज़म ने फाइनल करने हैं। जी जी अयाज, आवाज़ आ रही है? नाम डिस्कस नहीं हुई, ठीक है जी, समझ आ गया। स्ट्रैटेजीज तो डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि कल इमरान खान साहब का बयान कि वो सदर के साथ मिलकर खेलेंगे, आर्टिकल 248 के तहत ये भी बातें की जा रही हैं उस कैंप की तरफ से कि जनाब वापस भेज सकते हैं, रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। सो काउंटर स्ट्रैटेजी कोई डिस्कस हुई है? देखिए, काउंटर स्ट्रेटजीज डिस्कस हुई हैं और इससे पहले भी हुई थी और रात को भी हुई हैं। जो इत्तेहादियों का इजलास अब्दुल्ला, उसमें सबसे पहले स्ट्रेटजी है कि अगर जैसे आर्टिकल 248 का जो सेक्शन 1 है, उसमें सदर के पास ये इख्तियार है कि जो समरी भेजी जाती है वज़ीर आज़म की जानिब से, वो 15 दिन तक उसको बगैर किसी वजह के अपने पास रख सकते हैं, और 15 दिन कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई जमा तफरीक, कोई डॉट, कोई फुल स्टॉप या किसी किस्म की कोई तब्दीली के लिए वो वापस वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा सकते हैं, और दोबारा वज़ीर आज़म ऑफिस उसमें कोई तब्दीली करे बगैर या कोई तब्दीली के साथ दोबारा सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं, और फिर मज़ीद 10 दिन। तो ये जो आर्टिकल 48 के सेक्शन 1 है, उसमें ये सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि 25 दिन के लिए वो असम्बली डिले कर सकते हैं। उसके बाद 25 से 26वें दिन जो है ये इम्प्लीमेंटेड है, जो भी समरी वज़ीर आज़म की जानिब से इनिशिएट की गई है। अब काउंटर स्ट्रेटजी ये है कि अगर सदर पाकिस्तान इस समरी को डिले करते हैं तो वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार मौजूद है कि जो जाने वाले आर्मी चीफ़ हैं, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब है, जिन्होंने 29 तारीख को रिटायर हो जाना है, तो वो कह सकते हैं इनको वज़ीर आज़म के वो जब तक ये समरी अप्रूव नहीं होती उस वक्त तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसको एक्सटेंशन नहीं कर सकते, एक्सटेंशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू कर सकते हैं टिल जब तक वो समरी अप्रूव नहीं हो। चलें, लेट्स सी क्या होता है कि सदर साहब क्या रवैया अपनाते हैं और फिर इनकी तरफ से प्लान बी क्या है। अभी लेट्स नॉट स्पेकुलेट ऑन द प्लान बी, आई गेस। अयाज बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका, लेकिन जो भी इसमें आपके पास खबर होगी आप हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे साथ ही हैं तो लिहाजा हम उनसे अपडेट भी लेते रहेंगे। एंड बाय द वे, दिस इज आर्टिकल 48 नॉट 248, आई स्टैंड करेक्टेड। अच्छा जी, अब जरा वर्ल्ड कप की इसलिए एंड आल्सो अयाज ओके, अब वर्ल्ड कप की हम और कुछ कहना नहीं, वर्ल्ड कप की इसलिए बात कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप की, क्योंकि अब इसका नाम जो है ना वो इन्होंने बदल के कर दिया है जी, अपसेट वर्ल्ड कप 2022। ये आपने निकाला है? मैंने बिल्कुल नहीं निकाला अब्दुल्ला, मतलब मैं क्यों निकालूंगी? अपसेट्स आपने देखे हैं जो हो रहे हैं? अगर नहीं देखे तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि पहले सऊदी अरब ने अच्छा वो जो 2 नेबरिंग कंट्रीज थे, जापान, जर्मनी,
उनका भी फैसला हो गया ना, तो वो जर्मनी फिर नहीं रहा। है बट नहीं, वैसे नहीं तो ले, बता रहे हैं हम आपको। तो पहले सऊदी अरब ने साबिक चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त दी, वो तो आप लोगों को सारों को पता ही है। और फिर कल क्या हुआ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जापान ने 4 बार वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली चैंपियन टीम जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मतलब दिस वाज अ वेरी मेजर अपसेट, क्योंकि अब सारे एक्सपेक्ट यही कर रहे थे जब जर्मनी आया है मैदान में कि ऑफ कोर्स जर्मनी जीतेगा क्योंकि वो तो चैंपियंस रहे इतनी बार। लेकिन आगाज़ से ही जर्मनी ने अटैकिंग गेम खेलते हुए अपने फैंस का एतमाद जो था वो कायम रखा और पहले हाफ के 33rd मिनट में मिलने वाली पेनल्टी पर गोल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जापानियों ने कहा, जी हम बताते हैं। लेकिन दूसरे हाफ में जापान ने हरीफ टीम जर्मनी पर प्रेशर बढ़ाते हुए गोल करने की कोशिशों को मज़ीद तेज़ किया और बिलाखिर 75वें मिनट पर जापान के रित्सु जुआन ने गोल करके मैच को बराबर किया। और फिर वो हुआ जिसका किसी जर्मन फैन ने सोचा भी नहीं था। मैच के 83rd मिनट में हाँ, ये दिखा। 83rd हमें पता है कि क्या होता है। नहीं, 83वें मिनट में चुकुना असानो ने गोल करके जापान को जर्मनी पर बरतरी दिला दी और यूं ये पड़ोसी मुल्क पड़ोसी ना रहे। और यूं इस पूरे टूर्नामेंट का नाम अपसेट 2022 इसलिए पड़ गया क्योंकि 2 अपसेट्स तो हमने शुरू में ही देख लिए। अच्छा, ना सिर्फ ये जापान जीत गया, मतलब खुशी मनाई जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी जापानी फैंस जो थे वो स्टेडियम साफ करके गए। कैन यू इमेजिन कि कल इवन आफ्टर विनिंग मतलब एक अपर हैंड आ जाता है ना। अच्छा, हमारे यहाँ अगर तो यही हम समझा कोई जाता है। अपसेट कर दें ना तो हम तो गुलगपाड़ा में इतना गुलगपाड़ा another favorite word of mine, Yes. धमा चौकड़ी another। Why? This is your own dictionary. हाँ, नहीं है गुलगपाड़ा और धमा चौकड़ी हम इतना मचाएं कि हम तो एहसास ही ना करें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन तो जापानी ऐसे नहीं है। अगर हम ना जीते, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, तो हमें वैसे गुस्सा चढ़ जाता है, तो हमने कोई काम करना नहीं है। और अगर हम जीत जाएं तो हम इतने खुश होते हैं कि हम क्यों काम करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो जीत गए हैं। लेकिन जापानी लुक एट दैट, मतलब ये हम आपको विजुअल्स इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि ये इतने खामोशी से करते हैं कि दे डोंट इवन मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। सो दे वन द मैच अगेंस्ट जर्मनी और उसके बाद सफाइयाँ भी इन्होंने खुद ही की। अनबिलीवेबल भाई, बहुत सीखने को है वैसे जापानी कौम से भी। हाँ। अब ज़रा मौसम, पता है कि हमारी इंटरकल्चरल मैरिजेस होनी चाहिए ताकि हम जरा इनके मैनर्स सीखें। कुछ 1-2 को तो मैं जानती हूँ, एक तमीज़दार जो है बच्चे हमारे यहाँ पैदा कौन ज़्यादा हो। तमीज़दार हुआ कौन बदतमीज़ हुआ, बट आई डू नो 2 कपल्स जिसमें पाकिस्तानी और जापानी लोगों ने शादी की हुई है। हाँ, Yeah. उनके घर कितना इमैक्युलेट होता होगा ना वैसे सफाई के एतबार उन्होंने से। मुझे अपने घर नहीं बुलाया। नहीं तो आप कभी कहीं जाएं तो जाके जरूर सेंटर टेबल जाना तो साफ पड़ेगा। कर ही देते हैं लोग, साइड टेबल पे जाके यूँ जरूर कीजिएगा। उफ, कितनी कुछ सही कोई ना बहुत ही दकियानूस सासों वाली बात की है आपने कि जाके इस तरह करके चेक करो। अच्छा, किस किस के घर में ऐसा होता था कि मेहमान आ रहे हैं, मेहमान तो आते ही हैं भाई, मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान के आने पे हमने अलमारियां क्यों ठीक करनी है, ये अम्मी का बिला वजह का प्रेशर क्योंकि होता ये था अम्मियों को एक मौका मिल जाता है ना कि कि जब घर मेहमान की आ रहे हैं सफाई अपनी हो ही अपनी रही है तो अलमारियां खोल लो ठीक सब कर कुछ। लो। हाँ। क्यों भाई, अच्छा, मेहमानों ने आके हमारी अलमारियों में थोड़ी घुसना है। प्लीज आस्क योर मदर्स एंड लेट अस नो, मतलब वील आस्क आवर्स एज वेल। मेहमान आ रहे हैं हमारे घर में, नहीं ड्राइंग रूम में बैठेंगे, सीधा जाएंगे हमारे कमरे में, ऊपर अलमारी हाँ, खोल जैसे के वो हमारे अलमारी खोल के तो पहले ही देखेंगे कि देखेंगे। भाई तुमने सही तरतीब से रखे हुए कपड़े के नहीं रखे हुए। Who does वैसे that? ये अब्दुल्ला के दिल से आवाज इसलिए निकली है क्योंकि आपके चाबियां भाई, मैं नहीं रख लगा सकता के अलमारियां चाबियां ठीक। घुमा देते हैं। नहीं, अलमारियां ठीक नहीं रख सकता मैं। अच्छा, मौसम की बात हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ठंड हो चुकी है, हो गई है। हो गई है क्या? और लेकिन अभी तक गर्म कपड़े नहीं निकाले, अलमारियों से याद आया। ठीक है जी, मुल्क के अक्सर इलाकों में सर्दी अच्छी खासी बढ़ गई है, गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने सुबह मफलर भी पहना हुआ था। हामिद मीर साहब इस्लामाबाद में, वही तो, अब अयाज ने जैकेट पहनी हुई है और बर्फबारी वाले इलाकों में बर्फबारी की भी इत्तलात आ रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक करचे कराची में दिन के वक्त तेज़ धूप रहेगी, लेकिन सुबह और रात के वक्त में ठंड बढ़ेगी। और कल जो कि मुझे ये हम एहसास actually हो रहा feel भी था। कर रहे हैं। सो कम से कम दर्जा हरारत 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। एक अच्छी बात यह है कि कराची वाले इस बार दिसंबर के दरमियान बारिश का नज़ारा भी कर सकेंगे। अच्छा, कहना जो से कि कल हल्की फुल्की बारिश हुई है कहाँ कुछ हुई है? इलाकों में। ओस पड़ रही होगी। नहीं, इट वाज एक्चुअली अ बिट ऑफ ड्रिजल। आप कहने चले बारिश आप इसको ना कहें, लेकिन वेयर आई लिव तो वहाँ तो हुई थी।
अच्छा, साथ ही जो ख़ास तौर पे लोग मोटर बाइक पे ट्रैवल करते हैं, सुबह सुबह अपने ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं, तो उनको तो हम कहेंगे कि ये वही वाला मौसम है जिसमें आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए जैकेट्स निकाल लें, टोपी भी निकाल लें और जुराबें भी पहन लें, बिकॉज ये वो ठंड है जो कि लग जाती है। अच्छा जी, सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब, महकमा मौसमियात ही बता रहे हैं कि कराची में भी ज़रा मौसम बदलेगा। वैसे तो अब भी नहीं बदलेगा तो कब बदलेगा, मतलब 20 से ऊपर हो गई है, नवंबर ख़त्म होने वाला हो गया। क्या आपके पास पेश गोई है मौसम से मुताल्लिक? कराची में सर्दी पहले से ज़्यादा पड़ेगी, कम पड़ेगी या रूटीन होगा? देखिए, मामूल से इतनी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई। अभी 1 डिग्री आज कम हुआ है, जो पहली दफ़ा 16.5 गया है। तो उसमें वैसे इसके नवंबर के महीने का 17.7 होता है जो एवरेज टेम्परेचर है। तो ये कि रात की और सुबह की खून की कदरें थोड़ी सी बढ़ गई है, और अगली जो बकिया दिन है नवंबर के, उसमें इसी रेंज में रहने का इम्कान है, 16 या 17 हो सकता है किसी एक आध दिन बिल्कुल आखिर में जाके नवंबर के जो आखिरी दिन होंगे उसमें 15 तक भी आ जाए, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अनयूजुअल नहीं है, बहुत हो जाता है इसमें नवंबर में। अच्छा, अभी हम लोगों को वार्न भी कर रहे थे कि ये बड़ी खुश सर्दी होती है और इस मौसम में लोग जो हैं वो अक्सर कोई वायरल हो जाता है और बीमार हो जाते हैं, लेकिन अगर हल्की फुल्की थोड़ी सी बारिश हो जाए तो फिर मौसम बड़ा सेटल हो जाता है। तो बारिश का कोई इनकाम, कुछ बारिश होगी कि नहीं होगी? बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है जी। ये इस दफ़ा इत्तेफाक से नवंबर में मामूल से कुछ, यानी ख़ासकर शुमाली पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके थे, पंजाब भी, KP, कश्मीर, उधर 2 या 3 अच्छे स्पेल हो गए हैं बारिश के, और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो गई, और कराची में भी हल्की सी एक दिन हो गई थी हल्की बारिश, कहीं कहीं दरमियानी। तो सर्दियों में आपको पता है कि सिंध पूरे में बशमूल कराची और जनूबी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, इनमें कम ही बारिश होती है। और अब आगे जो दिन है वो तो बिल्कुल ड्राई है। नवंबर के भी बकिया दिन मुकम्मल ड्राईनेस है, कोई ड्राई वेदर है पूरे पाकिस्तान में। और इसी तरह से आने वाला जो महीना है दिसंबर, उसमें भी आलमोस्ट पूरा महीना ही ड्राई जाएगा, उसमें कोई खातिर खा बारिश पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सर्दी ऐसे ही खुश्क सर्दी रहेगी पूरा दिसंबर का महीना। ओके, सो बेसिकली नो रेन। अच्छा, ये बता दें लास्टली सरदार साहब कि सर्दी की शिद्दत मामूल के बरक्स नहीं है, लेकिन इस मौसम का दौरानिया भी मामूल के मुताबिक होगा क्या, या कब तक हम ये सर्दी एक्सपीरियंस करेंगे? बहुत ही छोटी ना हो जाए ना, मार्च होपफुली। जी देखिए, एक्चुअली जो फोरकास्ट है पूरे विंटर सीज़न की ना, यानी दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी तक, तो इसमें रेनफॉल कम है। ज़ाहिर है जब रेनफॉल कम है, क्योंकि जो मगरबी हवाओं का सिलसिले जो आया करते हैं अमूमन 6 से 8 मार्च के एंड तक होता है। तो इसमें जो पहले 3 महीने दिसंबर से लेकर फरवरी तक उसकी फोरकास्ट तो हमारी ऑफिस ने जो प्रिडिक्शन दी है उसके मुताबिक कम है, मामूल से बारिशें कम है। ज़ाहिर है जब बारिशें कम होगी तो बर्फबारी भी कम होगी, और उसके रिजल्टेंटली फिर ठंड भी उतनी बहुत ज़्यादा आप तवक्को नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, या ये कि लंबे अरसे तक पड़ेगी, ये नहीं कहा जा सकता अभी कुछ। देखें आने वाले जो मंथ्स हैं, यानी महीना आपका जनवरी और फिर फरवरी, उसमें बारिशों का दौरानिया, बारिशों की सूरत हाल कैसे रहती है उस पर डिपेंड करता है कि फिर वो सर्दी का जो दौरानिया वो कितना स्ट्रेच करेगा। लेकिन फ़िलहाल तक ये असेसमेंट के मुताबिक वही मामूल से कुछ कम तो है सर्दी कुछ एरियाज़ में, खासकर जो शुमाली इलाके हैं बलूचिस्तान के भी और सिंध के शुमाली इलाके, जहाँ पर अभी तक कुछ एरियाज़ पे पानी खड़ा है सैलाब की वजह से, जो गुज़श्ता मानसून में सैलाबी कैफियत हुई थी, तो वहाँ पर सर्दी मामूल से कुछ कम रहेगी। अदरवाइज़ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर पंजाब के खासकर, उसमें अगर स्मोक होती है और फिर आगे चल के फॉग का भी ज़्यादा इम्कान है कि रहे, और ड्राइनेस चूँकि ज़्यादा होगी तो वहाँ भी सर्दी थोड़ी सी बढ़ सकती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब फॉर कीपिंग अस अपडेट। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि सर्दी कब तक रह सकती है, और बारिश के लिए इंतज़ार ना कीजिए, बारिश नहीं होने वाली। बारिश एक्सेप्ट कल थोड़ी सी हुई थी। उमा, एक ट्रिब्यूट आपने कब से अनाउंस किया हुआ है और आप बिकॉज आप अपनी वो जो सारी पॉलिटिकल और सियासी बातें छोड़ेंगे तो हम कोई और अच्छी बातें भी कर सकेंगे। एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स प्लीज़। तो आज जियो पाकिस्तान ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, शुडंट बी एटलीस्ट, शुडंट बी बट इट जस्ट बिकम्स। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं इन जियो पाकिस्तान। और परवीन शाकिर आज ही के दिन कराची में पैदा हुई थी, डिड यू नो? वो कराची में पैदा हुई थी, और उनका पहला मजमुआ कलाम खुशबू शाया हुआ, जो बेहद मजमुआ कलाम था, खुशबू इसका नाम था। चल फिर सुन लेते हैं।
आई थिंक दीज आइडियाज शुड बी रिडंडेंट नाउ। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, ये कोई बात अच्छी नहीं है हर जाएगी। तो इसीलिए ये शायरी मतलब ये कोई शायद फैक्चुअल बात ना हो रही हो। खैर, अहमद नदीम कासमी जैसे अदीब की इन्होंने सरपरस्ती हासिल की और बड़ा ही इनका मुनफरद लहजा था और बहुत कम अरसे में बेपनाह इन्होंने पजीराई समेटी। अच्छा जी, बहुत से सिंगर्स ने, गुलकारों ने इनका कलाम गाया। खुशबू का तो हमने तस्करा किया, लेकिन परवीन शाकिर के मजमूए सदबर्क, खुद कलामी और इनकार शाया हुए उनकी ज़िंदगी में, और माह तमाम भी इनकी ज़िंदगी में ही शाया हुई। लेकिन एक कलाम ऐसा है, कफ़े आईना, जो इनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ मजमूए कलाम है। शी वॉज जस्ट 44। सावात से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई कि एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में इनका इंतकाल। अच्छा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमने इनका जो कलाम सुनाया बहुत से सिंगर्स ने गाया था, एक वाइटल साइंस बैंड ने भी एक गाया था, वो हम शायद इंक्लूड हमने नहीं किया आज। हम निकालते हैं उसको, ढूंढते हैं, मेरा ख्याल है। ट्राई कि हम वो भी बताएं। बट मूविंग ऑन जी, आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कराची, हैदराबाद में 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया है। अल्लाह करे हो जाए इस मरतबा। अब बस अभी तो हम बता रहे हैं ना कि ये हुक्म दे दिया है, अब हो ना हो वो हम बाद में बताएंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जो है वो महफूज किया हुआ था, जो कि अब सुनाया है। और इससे पहले ये भी आपको याद दिला दें कि 3 मुख्तलिफ तारीखें देने के बावजूद कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए थे। और बहुत रीजनिंग जो है आपको पता ही दी थी, ख़ास तौर पे बारिश की वजह से। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिंध हुकूमत ने कभी सैलाब तो कभी सिक्योरिटी को इलेक्शन मुलतवी करने का जवाज़ बनाया था। और कुछ अरसा पहले एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इलेक्शन मुलतवी करने पर क्या कहा था, ये भी देखें। माजी में कराची में चूँकि बड़ी चार्ज पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है, तो आपको पाक फ़ौज भी मौजूद होती है पोलिंग स्टेशंस पे। रेंजर्स के एहलकार भी 2018 के इलेक्शन में मौजूद थे, और अभी मौजूदा हालात की वजह से पाक फ़ौज भी अवेलेबल नहीं है, रेंजर्स भी अवेलेबल नहीं है, और उसी तरीके से पुलिस के वो नंबर, वो तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है। तकरीबन 17,500 एहलकार नहीं, तो इस वजह से हम नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर वादे करना चाहूँगा, बहैसियत सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाब चाहती है। हमने सिंध के 14 अजला में 4 डिवीज़न में हमने इलेक्शन कराया है, और बाकी 16 में भी हम कराना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। सिर्फ एक सिंध हुकूमत की बात नहीं है, दीगर सूबाई हुकूमतें भी बल्दियाती इंतखाबात खुशदिली से कराने पर तैयार नहीं होती। इलेक्शन कमीशन को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म भी सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में देना पड़ा है। और सिंध हाई कोर्ट ने 18 नवंबर को जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इसी पर बात करते हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया शर्जील साहब। शर्जील साहब, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का अब फाइनली दूसरा मरहला 15 जनवरी को तय हो गया है। हुकूमत तमाम बंदोबस्त कर लेगी, हुक्म मिल गया है, लेकिन कोई एतराज़ अभी भी बाकी है या इस मरतबा करा देंगे सर आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। पहले भी कभी सिंध हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं था। सिंध हुकूमत ने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताई थी और कुछ चीज़ें बताई थी कि जी ये ज़मीनी सूरत हाल ये है। और हम हमेशा इलेक्शन कमीशन की, तमाम अदालतों की, जितने भी आईनी इदारे हैं, उनके तमाम ज़्यादा एहतराम करते हैं, उनकी तमाम अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए अपने आप को पाबंद समझते हैं। तो अब भी जो है हम लोग तैयार हैं, और जो भी इलेक्शन कमीशन के अहकामात हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम पूरा करें। अच्छा, ये भी बता दें मेमन साहब, अब इलेक्शन होने तक बात आ चुकी है, तो फिर ये भी याद दिला दें कि शहरी हुकूमतों के इख्तियार से मुतालिक भी एक मुहिम चल रही है। MQM और जमात इस्लामी वगैरह की कुछ डिमांड्स हैं। तो क्या सिंध हुकूमत इलेक्शन की तरह इख्तियारात और फंड्स देने वाले इश्यूज़ पर भी टाल मटोल करेगी, या उस पर जाएगी अदालत? ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये तैयार है आप लोग करने के लिए? देखें जी, अभी जो भी फाइनेंशियल पावर्स हैं वो बल्दियाती इदारों के पास मौजूद हैं। जहाँ तक पावर्स का मसला है उस पर भी हमने काफ़ी आगे हम गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कहा है कि एम्पावरमेंट हो। जितने भी लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम चाहते हैं कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली जो है उस पर हम खुद यकीन करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मैनिफेस्टो। जो चीज़ें जायज़ हैं उनको हम करते हैं, और हम उसको ये भी देखना चाहते हैं कि गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है,
उसका भी जो किरदार है वो भी मौजूद रहे। माजी के एक्सपीरियंसेस भी हमने देखे हैं कि माजी में जब इख्तियार नीचे तक गए थे तो उनके क्या क्या नताइज निकले। तो सारी चीज़ों को देखकर हम उसको बेहतर तरीके से ही उसको करेंगे। अच्छा, होपफुली अदालत जाए बगैर ये मामला हल हो जाए और आप आपस में ही कुछ डिसाइड कर लें। ये बताइएगा शजील साहब, सिंध हुकूमत तक ही महदूद नहीं है ये मसला, हर सूबे में इशू रहा है। बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कोई भी सूबाई हुकूमत या तलाल से काम लेती है, संजीदा नज़र नहीं आती, मतलब बेदिली से करा रही होती है। हालांकि कानून बड़ा वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? आप लोग इसी निज़ाम से मुतमईन हैं? क्योंकि अगर मुतमईन नहीं हैं तो फिर कानून बदल लें। जी, मेरे ख्याल से ये गलत परसेप्शन है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार है। आप देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था उसमें भी सिंध में, आधे सिंध में जो है इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने ही करवाए, मतलब सिंध हुकूमत ने करवाए और पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने करवाए और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अब भी जो है हमारी पोजीशन बहुत बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। और सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा ये चाहते हैं कि जी जितना निज़ाम ज़्यादा चले वो बेहतर है, जितने बल्दियाती निज़ाम को हम आगे लेकर चल सकें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्पावरमेंट दे सकें, उस पर हम यकीन रखते हैं। बहुत शुक्रिया शजील इनाम अहमद साहब। और इनका यही कहना था एतराज़ात तो इनको पहले भी नहीं थे तो अब भी नहीं होंगे और ज़रूर होगा। होपफुली इस मरतबा 15 जनवरी को हो जाएंगे ये बल्दियाती इंतखाबात। फुटबॉल वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे। 2022 में अपसेट हो रहे हैं। अपसेट 2022 में अपसेट हो रहे हैं। जापान ने जर्मनी को हरा दिया। और आज के मैचेस का हम जिक्र कर लेते हैं। आज जनाब मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नीमार भी एक्शन में दिखाई देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे किस किस का मैच है हमारा? स्विट्जरलैंड वर्सेस कैमरून 3 बजे है। फिर 6 बजे यूरुग्वे जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया। और फिर वो मैच होगा जो आपका दिल चाह रहा होगा देखने को, 9 बजे होगा पोर्चुगल वर्सेस घाना, जिसमें ऑब्वियसली पोर्चुगल में रोनाल्डो तो होंगे। एंड देन एट 12 AM रात को ब्राजील वर्सेस सर्बिया। हाँ, सो इन्हीं तमाम मैचेस पर बात करने के लिए सहर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, क्विकली एक तो ये बता दीजिए, हमने सऊदी को देखा, अर्जेंटाइन को हरा दिया, जापान ने जर्मनी को हरा दिया, बड़े अपसेट हुए हैं। व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम अराउंड? मतलब टीमें बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आई हैं और जो बेहतरीन टीमें हैं क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या इट इज़ बीइंग डिफिकल्ट फॉर देम टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस? क्या हो रहा है? Assalamu alaikum. I think after the last World Cup that we have seen, इस बार जो चीज़ मुझे डिफरेंट नज़र आती है वो यही है कि हर टीम की एनर्जी, स्पेसिफिकली द टीम्स दैट वी थॉट आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द टीम्स वी थॉट आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, दे केम बैक विद एनर्जी। जो पॉजिटिव माइंडसेट है कि दे डू नॉट सी वेदर वो लोग मेसी के अगेंस्ट खेल रहे हैं या वो लोग रोनाल्डो के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते। वो सिर्फ एक गेम के हद तक उसको लेकर और अपनी फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी गेम खेलते हैं। एंड आई थिंक 2 big games we have seen a shocker so far. Saudi Arabia has given a hard time to Argentina. Along with that, we have seen other teams proving themselves as well. I think so far this World Cup has been a shocker to. Yes, exactly. Germany ने भी काफ़ी बुरी defeat I would say ली है जापान से, and I think it was a great shocker for all of us. तो अब क्या सहर, आप क्या कहती हैं कि अब बाकियों को भी थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए? बिकॉज जो भी चीज़ें इंसान एक्सपेक्ट कर रहा होता है दे आर क्लियरली नॉट टर्निंग आउट टू बी दैट वे इन कतर दिस टाइम। तो पोर्चुगल वर्सेस घाना का जो है वो भी बड़ा गौर से देखा जाएगा। वैसे तो सारे मैचेस ही, बट ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रोनाल्डो। क्या लगता है आपको, कुछ भी हो सकता है? To be honest, I think Ghana is one of the lowest ranked team on the World Cup so far, out of all the teams that have qualified for the World Cup. And Portugal is going to be obviously as strong as any other big teams we have seen so far. But I highly doubt that Ghana will be able to defeat Portugal. But again, यही चीज़ें I think previously matches के पहले भी सोची गई थी। Who would have thought Saudi Arabia beating Argentina? जब हम वो सोचते हैं तो फिर हम कहते हैं चलो जी घाना को भी। अच्छा, ये वन ऑफ हो रहा है सहर, ये वन ऑफ हो रहा है कि बस हाँ ठीक है किस्मत ने साथ दिया
और टेबल्स टर्न्ड, या फिर आगे भी ये टीमें जो अब जीती हैं, जो छोटी टीमें जीती हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही हैं? एज एन इनके स्किल सेट या इनकी परफॉर्मेंस में आपको ओवरऑल इतनी बेहतरी नज़र आ रही है कि बड़ी टीमों को एक्चुअल टक्कर दे रही हैं, आपको ये लगता है? Yes, that is absolutely right. Obviously, with the after the last World Cup, people have gained more techniques and more skills to perform on the field. And I think jitna time aage jata jayega, we will be seeing a lot of lower ranked team to come up very strong. मतलब तुक्का नहीं लग रहा इन टीमों का? I don't think के नहीं, I don't think कि फुटबॉल में स्पेसिफिकली किसी किस्म का लक साथ देती है. It's all about your energy, it's all about your hard work, as long as the whole team is playing as one team और अपना हर टीम जान मार रही है, हर प्लेयर 100% दे रहा है, I think you can see the results. अच्छा, कौन फेवरेट है आपका इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप में? इस वर्ल्ड कप में I'll be it is actually very embarrassing, but Argentina, I will be supporting them. They have had a very major loss, but inshallah they will be coming back. फिर आप अब उनके लिए आगे वाले तमाम मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है. हो गया है. अच्छा, व्हाट अबाउट ब्राज़ील Yes. वर्सेस सर्बिया जो आज मिडनाइट पे पाकिस्तानी टाइम पे होगा? नीमार इज आल्सो ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ ब्राज़ील. हाउ डू यू सी दैट गेम गोइंग? I think Serbia has also given a good game so far. अपने जो भी friendlies वगैरह खेलती आई है. But I think Neymar will be the man everybody will be looking at. I think at any point of this World Cup, any sort of prediction is going to be a stupidity क्योंकि अभी 3-4 दिनों में ही सब गलत हो गया ना. And it has just started. Exactly. सब ऊपर नीचे हो गया, पलट दिए, हालात पलट दिए, सब पलट यही हुआ है. अच्छा, यूरुग्वाय और जनूबी कोरिया के मैच पे भी कुछ 2 सेंट्स दे दें अपने. शाम 6 बजे ये मैच होगा. इन दोनों टीमों में से कौन बेहतर है स्टैट्स के हवाले से या परफॉर्मेंसेस के हवाले से? I personally think South Korea will be performing and will be winning this game because I have seen their players playing in different clubs and they have been performing so well so far. So I have my eyes on South Korea. Uruguay is not a bad team, but I think they will be giving South Korea a tough time. चलें, वंडरफुल. अच्छा, आप बात कर रही थी एवरीबडीज देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी हियर, तो एकदम से बल्कि हम बेस्ट विशेस भी देना चाहेंगे सऊदी अरेबिया के जो प्लेयर जो कि इतनी बुरी तरह इंजर हुए अब्दुल्ला दैट ही हैड टू बी एयरलिफ्टेड टू जर्मनी फॉर ऑब्वियसली उनकी सर्जरी वगैरह. ही ब्रोक हिज जॉ और जॉ भी ब्रेक हो गया. मतलब वो बड़ी एग्रेसिव गेम जो थी वो जीत तो गए अर्जेंटीना के अगेंस्ट, लेकिन द वन हु आल्सो स्कोर्ड द गोल या फिर सम अदर, ये तो आप बता सकती हैं सहर अगर आपको. It was somebody else. अच्छा जी, सहर चलें जी, थैंक यू फॉर somebody else, not the guy who scored. सही. थैंक यू सहर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. कौमी फुटबॉलर हमारे साथ मौजूद थी और आजकल अपने भी कैंप्स वगैरह कर रही हैं. अगली दफ़ा होपफुली सहर भी मतलब अभी तो पिछले में तो थी टीम में, लेकिन अभी होपफुली इनका नाम आ जाए तो सिलेक्ट होंगी फिर. राइट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ फुटबॉल लेफ्ट और सारे यही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि प्रेडिक्ट ना कीजिएगा बिकॉज कुछ भी. अच्छा जी, टाइम बिल्कुल कम रह गया है. फरमाइश हमने आपने की थी इनफैक्ट और हमने निकाल लिया है वो गाना. हाँ, वाइटल साइंस का कलाम है परवीन शाकिर साहिबा का. हम आपसे इजाज़त लेंगे.